नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और आज का टॉपिक है द लोनर साइंस, जो कि है स्कॉर्पियो और पाइसिस। और आप सोच रहे होंगे कि ये दो साइंस ही लोनर साइंस क्यों है। सो बेसिकली ये दोनों साइंस ना, इनमें जो कॉमन चीज है वो ये है कि ये दोनों ही केतु से रूल होते हैं। एंड केतु इज अ लोनर एनर्जी। लोनर क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही, वो इगोइस्टिक नहीं है। लोनर इसीलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि किसी और को समझा के कोई पॉइंट नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सोल का कारक है ना केतु, तो सोल को क्या लगता है कि मुझे बस ये शरीर मिला है, इस शरीर में मुझे जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं मैं करूंगा या करूंगी, और उसके बाद आई वुड गो अवे फ्रॉम दिस शरीर। और इस नॉलेज की जो हमें परख होती है ना, ये केतु की एनर्जी है। और इस केतु की एनर्जी में दो चीजें प्रीवेलेंट है। अभी फिलहाल सन स्कॉर्पियो में है एंड जो शनि है वो पाइसिस में है। अब आप देखेंगे कि ये दो एनर्जीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी को जोड़ रहा है। ठीक है। एंड अगर ये केतु की एनर्जी को जोड़ रहा है तो इस एनर्जी को समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ बोथ ऑफ दीज एनर्जीज। सबसे पहले जानेंगे कि केतु क्यों इनमें प्रीवेलेंट है, क्या ऐसा इसमें केतु का एसेंस है। सबसे पहले 8वें साइन में स्कॉर्पियो आता है, और उसके बाद 12वें साइन में मोक्ष पाते वक्त जो आता है हमारा पाइसिस का साइन। आप देखेंगे कि केतु के साथ साथ इसको कौन रूल कर रहा है? स्कॉर्पियो को मार्स रूल कर रहा है, और जुपिटर रूल कर रहा है पाइसिस के साइन को। जुपिटर केतु इज द साइन ऑफ पाइसिस और मार्स केतु इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। अब आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। मतलब स्कॉर्पियो का जो 8वां साइन है किसके बाद आ रहा है कि एरीज में आपने अपना ध्यान रखा, टॉरस में आपने फैमिली वालों का ध्यान रखा, जेमिनाई में आपने अपने एनवायरनमेंट में जो लोग आपके आसपास आते हैं उनका ध्यान रखा। 4th है कैंसर का साइन, जहां पे आपने समाज का ध्यान रखा। 5th है लियो का साइन, जहां पे आप राजगद्दी में बैठकर आपने अपनी प्रजा का ध्यान रखा। मतलब बेसिकली आप जो भी मेन कैरेक्टर है ना आपकी लाइफ में, जितने सारे लोग हैं आपने उन सबका ध्यान रखा। वर्गो के साइन में आपने सेवा दी, एंड देन लिब्रा के साइन में आपने पार्टनरशिप की किसी के साथ, चाहे वो बिजनेस के तौर पे हो चाहे शादी के तौर पे हो। एंड अब तक इन सारे 1 से 7 तक के साइंस में आप किसी के साथ डील कर रहे थे। एरीज में तो चलो खुद के साथ डील कर रहे थे, 2nd से 7वें साइन तक आप दूसरों के साथ डील कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से। फिर आता है स्कॉर्पियो का साइन, और आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो के जस्ट बाद सैजिटेरियस का साइन आता है। सैजिटेरियस ज्ञान है। क्या है ना, स्कॉर्पियो में जो पुराना है ना उसको छोड़ना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या ये है कि किसी ने अगर शादी की होगी, किसी के बच्चे होंगे, किसी की लाइफ होगी, तो वो इंसान छोड़ के कहीं चला जाए नहीं नहीं, स्कॉर्पियो का मतलब वो नहीं। मन से छोड़ना, अपने एक्शन से वहां पे उनसे कोई चीज करवाने की जो कोशिश है, वो जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, उस चीज को छोड़ देना, दैट इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे किसी भी कर्म को, मतलब कर्म कहाँ पे किया जा सकता है? जहां पे हम कहीं पे स्ट्रेंथ लगाएं, अपना एफर्ट्स लगाएं, वो स्ट्रेंथ और एफर्ट्स और एनर्जी को भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। हम जहां भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, किसी को सुधारने में लगा सकते हैं, कोई चीज बनाने में लगा सकते हैं, इन सारी चीजों में जब हम एनर्जीज लगा रहे होते हैं ना, तो स्कॉर्पियो का साइन आपसे क्वेश्चन कराता है कि ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम खुद को सुधार लो, कितने दिन तक खुद को सुधारोगे? उसके बाद आएगा 2nd एनर्जी आएगी टॉरस की। अच्छा, तुम चाहते हो फैमिली वालों को सुधार दो, फैमिली वालों में अपनी एनर्जी दे दो, है ना? तो उनको भी कितना दिन तक सुधार लोगे एक ना एक टाइम आएगा जब उनका और तुम्हारा क्लैशेस होगा, क्योंकि सबके तो अपने हिसाब से कुंडलियां बनी हुई है, सबके अपनी अपनी दशाएं चल रही है, तो हर एक इंसान का क्लैश तो आपके साथ होगा ही, राइट? सेम अब आगे की साइंस में भी वही होगा कि जेमिनाई में पड़ोसियों के साथ, या फिर आपके एनवायरनमेंट में जितने लोग आते हैं उनके साथ, कैंसर में समाज वालों के साथ, उसके बाद लियो में बाकी सारे जो जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप मेन कैरेक्टर हो तो आपके जितने भी साइड कैरेक्टर्स है उनके साथ, और वर्गों में आप जिनकी सेवा कर रहे हैं, अगर वो आपसे जो सेवा ले रहे हैं उसका कह सकते हैं भुगतान सही से ना करे तो उनके साथ आप फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट वहां कर रहे हो। और फिर पार्टनरशिप दे रहे हो तो इक्वालिटी मेंटेन करने में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो। बट जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो, उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद आपका कह सकते हैं माइंड में गोल क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए,
तब आती है स्कॉर्पियो की एनर्जी, जब आप अपनी एनर्जी को रिकैलिब्रेट करते हो। ये जो रिकैलिब्रेशन है ना, अपनी एनर्जी कहाँ देनी चाहिए और कहाँ नहीं देनी चाहिए इस बारे में सोचना है, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक मनुष्य का यही दिमाग में होता है कि अच्छा चलो पहले हमने खुद ने जन्म ले लिया, हम अपना ध्यान रखेंगे, फिर परिवार वालों का ध्यान रखेंगे, फिर आसपास के लोगों का और पड़ोसियों का, और ऐसे आसपास के एनवायरनमेंट में जितने लोग आते हैं, आसपास के कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग आते हैं उनका ध्यान रखेंगे, फिर समाज में सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए तो समाज में हम जिन लोगों से मिलते हैं उनका ध्यान रखेंगे, फिर हम अगर मेन कैरेक्टर हैं और हमारे आसपास जितने भी साइड कैरेक्टर्स हमारे लाइफ में आते रहते हैं हम उनका ध्यान रखेंगे, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम वर्गों के रूप में हम जो कर्म कर रहे हैं तो हमको भी कोई फल मिलना चाहिए कि नहीं। जो जॉब्स करते हैं आप किसी भी तरीके की, आप सेवा कर रहे हैं तो वो सर्विस है कि नहीं। अगर हम सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसका पैसा मिलना चाहिए या फिर उसका कोई फायदा मिलना चाहिए, तो हम उस चीज का ध्यान रखते हैं। और लिब्रा में हम बैलेंस करके पार्टनरशिप में ध्यान रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सोचना होता है कि क्या ये ध्यान मेरा सबका रखते हुए क्या मैं इसमें अपनी एनर्जी पूरी गवा दे रहा हूं, या मुझे इससे भी आगे कुछ आगे के स्टैंडर्ड्स हैं। स्कॉर्पियो के जस्ट बाद ना स्टैंडर्ड्स और हायर लर्निंग की सैजिटेरियस की राशि आती है। और पता है एक चीज जो हर एक इंसान भूल जाता है, और मैंने देखा है कि कोई भी धर्मगुरु इस बात को नहीं भूलता, पर हर एक शिष्य इस बात को भूल जाता है। कोई भी धर्मगुरु के आप शिष्य को देंगे ना, वो बोलेंगे कि हमारे गुरुजी ने ये कहा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर जो अगर आप उन्हीं के धर्मगुरु को सुनेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि बेटा किसी को कुछ मत बोलो, जिसको जो मन कर रहा है करने दो, तुम करो। बट शिष्य इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट में होता है। मैं नहीं बोलूँ कि शिष्य इसमें गलत है, बट क्योंकि उसने वो बात को थोड़ा सा ओमिट कर दिया, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो वो सिर्फ इतना ज्यादा एक्साइटेड है अपने गुरु के बारे में सोच के, और उसको क्योंकि अभी अचानक इतना सारा नॉलेज मिल रहा है ना, तो हमें कैसे फटाक से, हमको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि हमको स्कूल में जाके अच्छा लगा। हमको लगता होगा कि यार यहाँ पे तो मारेंगे पीटेंगे, और वहां पे अगर अच्छी टीचर मिल जाए तो हमको कैसा लगेगा कि अरे वाह इतनी अच्छे स्कूल होता है कि यार घर पे तो घर वाले नहीं समझते पर अच्छे से टीचर समझते हैं हमें। अगर हमको वो पता चल जाएगा तो हम कितना ज्यादा इंटरेस्ट में आ जाएंगे कि हाँ हाँ ये चीज करनी है, ये चीज बेस्ट है, हम ऐसा सोचेंगे, ऑफकोर्स सोचेंगे। तो उसी तरीके से सैजिटेरियस की एनर्जी क्या है ना, कि है तो वो स्कॉर्पियो से रिलेटेड। स्कॉर्पियो में आप क्या करके आते हैं ना, बाकी सारे रिश्तों पे जो आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं वो छोड़ के आते हैं, रिश्ते नहीं छोड़ के आते। वो वहां पे जो आप अपनी एनर्जी दे रहे हो वो अगर आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे, जो आप फ्रस्ट्रेट होने की एनर्जी में जा रहे हैं, रिवेंज मेंटालिटी में जा रहे हैं। स्कॉर्पियो के अंदर होती है ना रिवेंज मेंटालिटी, कि ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कर रहा तो मैं इसको इस तरीके से ऐसा करूंगी या करूंगा ये जो रिवेंज मेंटालिटी है अंदर, ये ही तो स्कॉर्पियो का एसेंस है कि छोड़ देना है इसको। क्यों? क्योंकि वो वाला इंसान आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अपनी दशाएं चल रही है, उसका अपना बिहेवियर चल रहा है। आप ये कर सकते हैं कि अगर वो आपके लाइफ में रहना चाहते हैं तो आप उनको समझा सकते हैं कि देखो मेरे लाइफ में तो ये चलेगा, क्योंकि सबका अपना फ्री विल है, यही पाइसिस है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है और आप किसी की लाइफ में आना चाहते हो, तो वर्गो की एनर्जी से उसको सुधारना पड़ेगा। वर्गो अटेंशन टू डिटेल है, एंड किसी भी तरीके के झगड़े को सुलझाने का साइन है। हम बोल देते हैं कि रोग ऋण शत्रु का साइन है, लेकिन शत्रु नहीं, शत्रुता को खत्म करने का साइन भी वर्गो है। तो आप उस प्रॉब्लम के डीप में, डिटेल में जब जाते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, सामने वाले को जो चीज चाहिए होती है आप उसको वो दे देते हैं, खुद को जो चीज चाहिए होती है वो देते हैं। इसलिए मरकरी ये कर पाता है अच्छे से, क्योंकि मरकरी अपना भी फायदा देखता है, सामने वाले का भी फायदा देखता है। दोनों को मतलब कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं फायदा नुकसान के बेसिस पे दोनों को पे ध्यान देता है। इसीलिए मरकरी वर्गो में एग्जॉल्टेड है कि वो सामने वाले के भी फायदे के बारे में सोच रहा है और अपने फायदे के बारे में भी सोच रहा है। तो ये एनर्जी वर्गो की है। पर स्कॉर्पियो तक आते आते आपको ये समझ आता है कि यार ये सब तो कभी नहीं टलने वाला, ये सब तो कितना भी, इन सारे जो रिश्तों को मैं कितना भी समझा लूं, ये कभी नहीं समझने वाले जो मैं कहना चाहता हूं या मैं करना चाहता हूं। एंड देन स्कॉर्पियो के बाद आपको जब गुरु का ज्ञान आता है ना, तो आपको हर एक गुरु ये समझाएगा कि दूसरों की जर्नी पे ध्यान मत दो। जर्नी इसका साइन जो सैजिटेरियस है, और आज वैसे सैजिटेरियस मतलब मूला नक्षत्र में आज चंद्रमा गए हैं, तो ऑफ कोर्स हम सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा इसलिए ले रहे हैं। बट स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी हो सकता है 2-3 दिन पहले से, आपने आज जो भी तारीख है आप इससे पहले के 2-3 दिन गिनिए और आप देखेंगे कि बहुत सारी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज चल रही होगी। ये तुमने ऐसा किया, ये सही किया, ये गलत किया, ये हुआ, ये सब नहीं हुआ। ये सारी चीजें क्यों चल रही है? क्योंकि नाउ
यू आर लाइक फाइटिंग फॉर मेकिंग श्योर कि हमने जो एनर्जी दी है इस इंसान को ये भी हमको वैसा दे। पर केतु आपको क्या कराता है, आपको बोलते हैं रिलीज कर इस एनर्जी को। जरूरी नहीं है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा सामने वाला भी करेगा। और स्कॉर्पियो इसीलिए ना ज्योतिष की भी राशि है, रिसर्च की भी राशि है। क्यों? क्योंकि जब हम रिसर्च करके जानते हैं, अगर सोचो एज अ ज्योतिष मुझे पता चल गया कि अच्छा तो ये वाला जो इंसान है ये मेरे हिसाब से, बट ओवरऑल रिसर्च की राशि जो रिसर्चिंग की एनर्जी है वो स्कॉर्पियो की है। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस की एनर्जी जो है वो एक्वेरियस की है, जो 11th वाला साइन है, ठीक है। बट जो कह सकते हैं रिसर्च करने वाली एनर्जी है वो ये जो क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो की एनर्जी। ओके, तो आप रिसर्च करके जानते हो कि ओ तो इसकी तो ये दशा चल रही है, ये तो मेरे हिसाब से ये करेगा नहीं करेगा, और आपको कहीं से एक तरीके से एनर्जी अलाइनमेंट मिल जाती है ना। आपको कोई आके बता देता है मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है, भाई बंधुओं को रिप्रेजेंट करता है। बट कैसा भाई बंधु? जो केतु है, मतलब जो आपसे डिटैच है, जो डिस्टेंट है, जो आपका एक्चुअल भाई बंधु नहीं है लेकिन ऐसे भाई बंधु का काम करके जाता है जो आपको नॉलेज देने में, मतलब लेने में आगे मदद करता है। आप अगर उन लोगों से डिटैच ही नहीं हुए, अपने भाई बंधुओं से डिटैचमेंट, मार्स भाई बंधु, केतु डिटैचमेंट, अगर आप अपने भाई बंधुओं से डिटैच ही नहीं हुए तो क्या आप सैजिटेरियस की नॉलेज ले पाएंगे? अब डिटैचमेंट ऐसा थोड़ी होता है कि किसी से मिलना बंद कर देना, किसी से बात करना बंद कर देना, उनको समझाना बंद कर देना, उधर एनर्जी देना बंद कर देना, उस एनर्जी से खुद की एनर्जी को खराब करना बंद कर देना। ये जो समझ है ना, ये स्कॉर्पियो देता है। ये समझाना कि आप जो सामने वाले को एनर्जी देके इतना समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी का ड्रेनेज है, एनर्जी का वेस्टेज है। बिकॉज एनीवेज रिसर्च करके हमको पता चलता है, स्कॉर्पियो अगेन रिसर्च, कि सामने वाले की जो राशि चल रही है, जो भी चीजें उसकी चल रही है, वो उसी हिसाब से बिहेव करेगा। और आपकी खुद की जो राशि और सारी चीजें चल रही है, आप उस हिसाब से ही बिहेव करोगे। जब ये हम समझ जाते हैं, इसीलिए अकेलापन जरूरी है स्कॉर्पियो में, ठीक है। इसीलिए केतु की जरूरत है कि आप जिन भाई बंधुओं के साथ या जिस भी इंसान के साथ आप रहते हो, आप उनसे थोड़ा डिटैच होके, मतलब फिजिकल रूप में, फिजिकली ही हम एक दूसरे को होता है ना कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, फिजिकल रूप में ही हम कोई एक्शन लेते हैं। तो उस एक्शन से डिटैच होके, मार्स से केतु होके, यानी कि एक्शन से डिटैचमेंट होके, हम ये समझते हैं कि ओके ये वाले इंसान का कोई जरूरी नहीं है कि ये मेरे हिसाब से काम करो, इसलिए मुझे ये कैसे समझ आएगा कि ये इसका जरूरी नहीं है कि ये मेरे हिसाब से काम करे। तो आपके अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन आती है कि आप थोड़ा सा उनके साथ रहते हो, पर आप डिटैच्ड हो, आप उनके आउटकम से डिटैच्ड हो कि आप जैसा चाहते हो वैसा कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप उस चीज से डिटैच हो गए हो। अब आप सैजिटेरियस की तरफ बढ़ते हो, और सैजिटेरियस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। जब आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने लग जाते हो, जब आप कहते हो कि ठीक है तुम ऐसा हो सकते हो, तुम्हारी कोई दशा चल रही होगी तुम वैसे ही बिहेव करोगे, मेरी कोई दशा चल रही होगी मैं वैसे ही बिहेव करूंगा, पर मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मेरे आसपास अगर किसी इंसान को रहना है तो उसको ये चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये और स्टैंडर्ड्स ना कभी भी गुस्से में नहीं बताए जाते, क्योंकि स्टैंडर्ड्स अगेन जुपिटर की कंप्लीट राशि है। धर्म का पालन करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले को करवाना है, क्योंकि धर्म सबका अपना होता है ना। मेरा जो आइडिया ऑफ धर्म है वो मेरे बचपन से जो भी मेरे लाइफ में चीजें हुई हैं उस हिसाब से, मेरे आसपास के लोगों ने जो धर्म फॉलो किया होगा उस हिसाब से मैंने कोई चीज, कोई ज्ञान लिया होगा, कोई ज्ञान नहीं लिया होगा, उस हिसाब से मैंने अपने दिमाग में कुछ रिचुअल्स बनाए होंगे कि अच्छा ये करना चाहिए मुझे और ये नहीं करना चाहिए। सेम इज डिफरेंट फॉर एनी वन एल्स। मतलब मेरे आसपास के किसी भी इंसान का धर्म मुझसे बहुत अलग हो सकता है और वो कंप्लीटली उनका खुद का धर्म है। वहां पे ध्यान देना मेरा काम नहीं है, मेरा कर्म नहीं है वहां पे ध्यान देना कि ओ ये वाला इंसान इस धर्म को इस तरीके से नहीं निभा रहा है, देयर प्रॉब्लम। अगर मैं एक धर्म गुरु हूं तो मुझे बताना, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, राइट, तो मेरा, और मैं पाइसिस की एनर्जी बहुत लेके आती हूँ, फ्री विल, कि सबका अपना फ्री विल है। मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ और मैं उसके बारे में बात करूंगी, जुपिटर केतु, कि मैंने नॉलेज दे दी, मानना है नहीं मानना है आपकी इच्छा, मैं आपसे डिटैच्ड हूँ। ये जो एनर्जी है ना पाइसिस की, दैट इज माई एनर्जी, फ्री विल। तुम्हारा अपना फ्री विल है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मेरा काम है ज्ञान देना। अगेन सैजिटेरियस भी यही करता है कि वो सिर्फ उनको ज्ञान देता है जो उस ज्ञान को सुनने के लिए आए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें ये जो डिटैचमेंट की एनर्जी है ना, कि एनर्जी देने से, किसी भी इंसान को एनर्जी देने से डिटैचमेंट,
दिस इज द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियो. नाउ लेट्स कम टू द एनर्जी ऑफ पाइसेस. मैंने कहा कि अच्छा चलो सैजिटेरियस में आपको नॉलेज मिलती है तो आप स्टैंडर्ड्स बनाते हो, आप कोशिश करते हो कि अच्छा आप अपने तरफ बार बार ऐसे चीजें ना होने दो जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टेंटली बुरा लगे, जिसकी वजह से आपको बार बार डिटैचमेंट है. उसके बाद धर्म में जब आप अपने जो भी आपका धर्म है, हो सकता है आपका धर्म सिर्फ एक दिया लगाना हो सकता है आपका धर्म सिर्फ सुबह उठ के ऐसे प्रणाम करना हो सकता है और पूरे दिन आप धर्म के नाम पे और कुछ नहीं करते. वो आपका अपना रिचुअल है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको कौन सा रिचुअल मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए. एंड आई एम सेइंग दिस एज एन एस्ट्रोलॉजर बिकॉज मुझे सारे जो चार्ट की एनर्जी है वो पता है. आपको एक धर्म गुरु बता सकते हैं क्योंकि उनका सैजिटेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनका कर्म ही है कि वो आपको बताए. पर आपको कितना मानना है कितना नहीं मानना है वो आपका अपना इच्छा. और आप देखेंगे कि जितने अच्छे धर्म गुरु है ना, जितने समझदार धर्म गुरु है, वो कभी भी कंपलसरी आपके लिए कोई चीज बनाएंगे ही नहीं. वो बोलेंगे कि देखो मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कर्म है ज्ञान देना, मैंने उस बारे में पढ़ाई की है ना, हायर नॉलेज का साइन है सैजिटेरियस, तो मेरा तो कर्म है कि मैं तुमको आगे उस चीज के रिलेटेड ज्ञान दूं. तुम्हें वो लेना है नहीं लेना है वो कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, राइट. उसके बाद द नेक्स्ट साइन दैट कम्स इज ऑफ कर्मा. वैसे ये जो कैप्रिकॉन का साइन है ना, ये काफी वो वाली एनर्जी लेके आता है, द ग्रेट बैटल फील्ड वाला एनर्जी, जो लाइक द गीता का ज्ञान, वो वाली एनर्जी को कैप्रिकॉन की एनर्जी लेके आती है कि कर्म करना है तो करना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना है, विदाउट किसी और से किसी भी तरीके का रुझान पाओ चाहे नहीं पाओ, उसके बावजूद अपना कर्म करना है. कुछ कर्म है, और पता है कर्म भी अपना होता है, क्योंकि आप कौन सा कर्म करते हैं और कौन सा कर्म नहीं करते ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है. अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि इस इंसान पे गुस्सा करो क्योंकि इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला है, तो अगर मैं ये सोचूं कि ये तो मेरा कर्म है कि मुझे गुस्सा करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स ने बोला है, पेरेंट्स की आज्ञा मानना मेरा कर्म है. पर पाइसिस जो फ्री विल है वो ये समझाती है कि ये वाले जो माता पिता है ये तो तुम्हारे शरीर के माता पिता है, तुम्हारे आत्मा के माता पिता तो नहीं है. तो क्या तुम ऐसा कर्म करना चाहती हो जो कि तुम्हारे इस शरीर के माता पिता ने तुमसे करने को कहा है, या तुम एक ऐसा कर्म चूज करना चाहती हो जो कि दयनीय हो. हाँ, जेन्युइनली अगर सामने वाला आपको हर्ट करने आ रहा है तो अपनी रक्षा करना भी आपका कर्म है. पर कोई आपसे कम है और उसने आप पे गुस्सा किया, बट आपको पता है, सोचो एक छोटे से बच्चे ने गुस्सा किया बट अभी आपके पेरेंट्स को बहुत कुछ गलत बोल दिया और आपके पेरेंट्स ने बोला इसको ऐसा सुना ऐसा कर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. पर आपको पता है वो बच्चा है, उसको नहीं समझ है, तो इवन तो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं फिर भी आपको वो कर्म नहीं करना है. इसको और एक एग्जाम्पल देती हूँ जो कि रियल लाइफ लगेगा. सोचो कि आपने एक जन के साथ शादी की, अब उस पर्सन के साथ आपका सब शादी करके अच्छे से धर्म सब कुछ करना ये आपका कर्म है. उसके बाद आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा ये वाले इंसान को तुम इतना प्यार से रखते हो, इसको इतना प्यार से मत रखो, इसको ऐसे करके रखो, इसको ऐसे करके रखो. आपके पेरेंट्स ने बोला क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये नोशन स्टोर हो गया है, उनको समाज ने ये बता दिया है कि अगर हस्बैंड को ऐसा रखा जाता है ना या वाइफ को ऐसा रखा जाता है ना तो वो ऐसे ही सही रहता है. ऐसा पेरेंट्स के दिमाग में सोसाइटी ने डाला और सोसाइटी पेरेंट्स ने वो आपके दिमाग में डाला. पर अगर मैं वैसा करने लग जाती हूँ तो कर्म के सिद्धांत में मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि कर्म सबका अपना होता है. कोई इंसान कुछ भी बोले, आप स्कॉर्पियो में सबको छोड़ के आए ना पीछे, तो फिर कोई डिटैचमेंट मतलब कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, डिटैच रहना है सबसे. सब लोग पेरेंट्स कहाँ तक जरूरी थे? पेरेंट्स तब तक ही जरूरी थे जब तक द साइन ऑफ सैजिटेरियस और द साइन ऑफ कैंसर था, क्योंकि कैंसर मदर को रिप्रेजेंट करता है और सैजिटेरियस फादर को रिप्रेजेंट करता है और सैजिटेरियस धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है. अगर आप हस्बैंड या वाइफ बने और आपका धर्म है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करें, तो कोई कितना भी पेरेंट्स बोल दे, आप सिर्फ सैजिटेरियस का एक पार्ट अच्छा करने के लिए सैजिटेरियस के बाकी सारे पार्ट्स तो खराब नहीं कर सकते. इसके बाद होता यह है कि नेक्स्ट चीज है कि कर्म हमें क्या सिखाता है कि कर्म हमारा अपना है. अगर हम कोई कर्म करते और नहीं करते ये कंप्लीटली हमारा डिसीजन है. तो अपने पेरेंट्स के बोलने पे अगर मैं गुस्सा कर लेती हूँ अपने पार्टनर पे, तो मेरे खुद के कर्म खराब होंगे. ये मेरा कर्म है जो गलत है और मैं ये नहीं कर सकती, इवन दो मेरे पेरेंट्स कितना भी अगर कभी बोलते भी हैं तो, क्योंकि वो अपने आइडियाज लेकर आए हैं, लेकिन ये मेरे कर्म में नहीं आता. अगर मेरे कर्म में कोई चीज है तो मुझे सही ही करनी है. क्यों? क्योंकि जजमेंट यहाँ पे
पेरेंट्स नहीं देने वाले, ये शरीर मतलब मृत हो जाएगा तो आत्मा निकल जाएगी, और फिर आत्मा के अंदर जो कर्म है ना उससे डिसाइड होंगे कि नेक्स्ट जन्म में आपको कैसी पत्नी या पति मिलेंगे। अगर मैंने इस जन्म में अपने पति के साथ बहुत ही गलत तरीके से सलूक किया होगा तो नेक्स्ट जन्म में जो आत्मा बनेगी ना, वो जिस शरीर में जाएगी, मुझे ऐसा ही पति अट्रैक्ट होगा जो कि मेरे साथ वही चीजें करेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद जब हम ये समझ जाते हैं कि कर्म हमारा अपना होता है, किसी के और के हिसाब से बाउंड नहीं होता है, तो जो सही है वही करना है। और सही हमको कैसे पता चले? सैजिटेरियस की राशि में आपको पता चला ना। इसीलिए स्कॉर्पियो में डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है कि स्कॉर्पियो में सब लोगों से डिटैचमेंट आएगी। मार्स यानी कि हर एक इंसान जो फिजिकल एस्पेक्ट में आपके साथ है उनके साथ केतु हो गया, यानी डिटैचमेंट हो गई। फिर सैजिटेरियस में आपने क्या धर्म है, क्या सही है, वो सीखा। फिर धर्म जब आपने सीख लिया, अपने हायर नॉलेज आपने एक्वायर कर ली, तब आप किसी से भी अटैच या डिटैच नहीं, आपको बस पता है ये सही कर्म है और मुझे करना है, राइट। अगर मुझे पता है कि मुझे अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना, ये मेरा कर्म है, तो नो मैटर व्हाट एनीवन एल्स सेज, किसी और को मेरा हस्बैंड पसंद आए ना आए, दिस इज माई जॉब टू टेक अ स्टैंड फॉर हिम, बिकॉज ये मेरे कर्म है। इसके मतलब ये नहीं कि उसका नोशन खराब है, जो इंसान कुछ और बोल सकता है कि अरे तुम्हारे पति तो ऐसा नहीं करते, तो ये इसलिए अच्छे पति नहीं है, वैसे अच्छे, वो बोल सकते हैं, ठीक है, वो उनका अपना ओपिनियन देने का वो अपनी इच्छा है। पर मेरा कर्म मुझे क्या सिखाता है कि मुझे इस सारी चीजों से डिटैच रह के अपना कर्म खुद डिसाइड करना है, एंड दैट इज व्हाट माय कर्मा इज एज एन आत्मा। आप भूल जाओ कि शरीर में कौन सा लड़की का शरीर है कि लड़के का शरीर है। उसके बाद बात करते हैं द नेक्स्ट थिंग which is the sign of Aquarius, which is to tell a lot of people, a lot of groups and organizations about what you have learned, and that's why it's the sign of मतलब ज्योतिष का जो आधा पार्ट अगर स्कॉर्पियो, रिसर्च वाला पार्ट अगर स्कॉर्पियो है, तो प्रिडिक्शन वाला पार्ट जो है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस हमको ये समझाता है कि बहुत सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है, मतलब कर्म करना है, यानी बहुत सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई चीज बोलनी है। जैसे कि मैं ये बोलूं कि हर एक इंसान जो सुबह 6 बजे उठ के नहीं नहाता वो गलत है, ठीक है। पर मैं अपनी मम्मा को ही लेती हूँ, उनकी सोचो पाइसिस की दशा चली, उनके पाइसिस में प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं उठती 6 बजे। अब एक्वेरियस यही पढ़ने की राशि है कि कौन सा इंसान कौन सा कर्म कर सकता है और कौन सा इंसान कौन सा कर्म नहीं कर सकता, एंड बोथ आर राइट। क्यों? क्योंकि सबकी दशाएं अलग चल रही हैं, सबका प्लेसमेंट अलग चल रहा है, सबकी कुंडली अलग चल रही है, सबके प्लैनेट्स अलग चल रहे हैं, और इन सारे नॉलेज को गैदर करके एक्चुअल प्रिडिक्शन दे पाना कि क्या सही है और क्या गलत, ये हमेशा वेरिएबल रहेगा। इस चीज को समझ पाना इज द साइन ऑफ एक्वेरियस, एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई से कि मतलब मेरे आसपास ऐसे लोग बोलते हैं तुझे नहीं लगता कि ये वाले इंसान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और फिर वो वाला इंसान बोलेगा पर इसको तो मेरा ये सही समझ रहा है। मैं तब ऐसा सोच रही हूँ कि पर एक्वेरियस किधर जाएगा? दिस होल आइडिया ऑफ एक्वेरियस कि हर एक इंसान की अलग दशाएं चल रही है, इसलिए उनके इंटरेस्ट अलग है, इसीलिए उनकी इच्छाएं अलग आ रही हैं, इसीलिए उनको जो सही लगता है और जो गलत लगता है वो सब अलग है। और इसीलिए अगर हम सबको साथ में, अगर मुझे कोई चीज एड्रेस करिए तो तुम मुझे क्लियरली नहीं पूछ सकते कि अच्छा आयुष बता ये सही है या ये गलत है। तुम्हारे केस में वो चीज सही है पर उसके केस में वो इसीलिए गलत है क्योंकि उसकी वो दशा नहीं चल रही, उसके ऑपोजिट प्लैनेट की दशा चल रही है, इसलिए तुम दोनों में आपस में बन नहीं रही है। अब मैं क्या बोलूं कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है? मैं तुम्हें सिर्फ एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझा सकती हूँ, बट इसके अलावा मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकती। मैं उसके प्लैनेट्स को क्या रोक दूंगी या इसके प्लैनेट्स को रोक दूंगी? और इसीलिए ही एक्वेरियस जो राशि है वो प्रिडिक्शन की राशि है कि इसका जो भी थॉट प्रोसेस है वो इस इंसान को समझाना, प्रिडिक्ट करके बता पाना। इसलिए एक्वेरियस ना फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है कि आप जब फ्रेंडशिप में होते हो तो आप क्या करते हो, इस फ्रेंड की बात एक्चुअली उसको समझाते हो, उसकी बात इसको समझाते हो, और फिर आप ओवरऑल भले ही आप दोनों के इंटरेस्ट पूरी तरीके से मैच ना भी करें, बट आप एक लार्ज ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो, राइट। वैसे मतलब बनानी वीडियो वैसे सिर्फ स्कॉर्पियो और पाइसिस की थी, पर बन सारे राशियों पे गई है, बट इट्स ओके। आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से राशि का जो माइंडसेट है वो बढ़ रहा है।
उसके बाद है द लास्ट राशि, पाइसिस की राशि। जब आप इतने लोगों को इतने सारी चीजें समझा बुझा देते हो, फिर आप रियलाइज करते हो धीरे 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 कि यार इसका मतलब तो कोई किसी के साथ सही से बिहेव नहीं करेगा, मतलब सबके हिसाब से सब लोग गलत है और सबके हिसाब से सब लोग सही है, तो फिर हमारा क्या काम बनता है। और तब आता है सैजिटेरियस से जो हमने जुपिटर की एनर्जी ली थी और केतु की एनर्जी, है ना। तो जो सैजिटेरियस में हमने जितने ज्ञान हमने सीख रखे थे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, वो तो एक्वेरियस में धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि अरे यार सबकी दशाएं ही अलग चल रही है। तो हम किसी को कैसे बोल सकते हैं कि ये इंसान हमारे हिसाब से काम कर ले। हम किसी को कितना भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि अच्छा तुम ऐसा समझ जाओ, तुम वैसा समझ जाओ, बट ओवरऑल हम किसी का एक्चुअल कर्मा नहीं चेंज कर सकते। एंड दैट इज वाई पाइसिस इज द साइन ऑफ भगवान भरोसे। पता है जगन्नाथ मंदिर में एक बहुत, जगन्नाथ जी का साइन भी पाइसिस है, क्योंकि जगत के नाते ना, और पाइसिस जगत का साइन है, वसुधैव कुटुंबकम, जगत का साइन वही जगन्नाथ जी का साइन है। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में पता है एक चीज बहुत प्रीवेलेंट है कि लोग जाते हैं और ऐसे हाथ कर देते हैं कि भाई नहीं संभल रहा, तुम संभाल लो। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप ये सारी चीजें सीखते सीखते आते हो और समझते समझते आते हैं, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं इतने सारे लोगों की कुंडलियां देखती हूँ और मैं बोलती हूँ कि अरे यार बट तुम लड़ोगे तो ये नहीं सॉल्व होने वाला। उसका इंटरेस्ट इस टाइम पे डिफरेंट है और इसका इंटरेस्ट इस टाइम पे डिफरेंट है, एंड तुम चाहो तो साथ में रह सकते हो, बट तुम दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे हिसाब से कंप्लीटली काम करने लग जाएगा और ये तुम्हारे हिसाब से कंप्लीटली काम करने लग जाएगा, बट मैं तुम्हारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा सकती हूँ कि अच्छा उसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा समझो। एंड दैट इज द साइन ऑफ पाइसिस, अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, थैंकिंग ईच अदर एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर ईच अदर, एक्चुअली चेरिशिंग द एक्सपीरियंसेस। जब आप समझ जाते हो कि कोई आपके हिसाब से काम नहीं करने वाला है, इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, और आप फिर भी आप लार्ज ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को लेके तो चल रहे होते हो, बट आप एक टाइम बाद रियलाइज कर लेते हो कि कितना भी किसी को साथ लेने की कोशिश कर लो, कोई ना कोई तो छूटेगा ही, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तब हम रियलाइज करते हैं फिर बचा क्या, पाइसिस ही बचा, कि सब भगवान भरोसे छोड़ दो, अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दो, अपने इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की राशि है पाइसिस। जुपिटर क्या है ना कि ज्ञान है, द ज्ञान कि हमारे हिसाब से कोई काम नहीं करने वाला। ये सारे जो 1 से 11 तक की जो नॉलेज है ना, वो पाइसिस के पास है, और इसीलिए वो पाइसिस वाला इंसान सिर्फ कोशिश करता है कि यार जो इंसान मुझे जब दिख जाए मैं उसकी लाइफ में थोड़ा कुछ अच्छा कर दूं। जैसे कि आज मैंने एक शॉर्ट्स डाला कि आज मेरे घर पे मेरे जो क्या बोलते हैं प्लानर बिजनेस के लिए मेरा वो आया है, जो क्या बोलते हैं पैकेजिंग आया है, ठीक है। तो वो एक विमेन आज डिलीवर करी थी, तो मैंने उनको कहा कि आप विमेन होके डिलीवर कर लेते हो मतलब, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर लेती हूँ, एंड फिर वो बहुत खुश, फिर मैंने उनको बोला कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप ऐसा कर लेते हो, तो वो बहुत खुश होके गए, ठीक है। तो ये एनर्जी है पाइसिस की, ये समझना कि कोई इंसान किसी से बाउंड नहीं है। जब आप एक्वेरियस में समझ जाते हो ना सबकी अपनी अपनी दशा चल रही है, एंड देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार मेरे पापा की अपनी दशा चल रही है, एंड दैट्स व्हाई ही कैन नॉट अंडरस्टैंड माई मदर्स दशा इज रनिंग इन हर वे ओनली, एंड शी कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। मेरी अपनी दशा चल रही है जिसकी वजह से हो सकता है मुझे कुछ लोग ना समझ पाए, और मेरे आसपास जितने लोग हैं इन सब की भी अपनी एक एक दशा चल रही है, इसलिए शायद ये भी मुझे नहीं समझ पा रहे। तब हमारे अंदर एम्पैथी आती है कि कोई किसी को समझ ही नहीं सकता और कोई किसी को अपने हिसाब से काम करवा ही नहीं सकता, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, इफ माई पापा डज नॉट एंड माई मदर हैज देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, तो कुछ चीजें हैं तो जो मैं बता सकती हूँ कि अच्छा माई मदर फील्स दिस वे, माई फादर फील्स दिस वे, ऐसा मैं एक दूसरे को बता सकती हूँ, बट ओवरऑल मैं एक दूसरे को एक दूसरे के हिसाब से काम नहीं करवा सकती, है ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम पापा को जहां उनको रहने का मन है हम उन्हें भी रहने दें, मेरी मम्मा को मेरे पास रहने का मन है तो मैं उनको भी रहने दूं। अगर मैं शादी भी करती हूँ तो मैं मम्मा को भी उनके फ्री स्पेस में रखूं, फ्रीडम का साइन है ना पाइसिस, तो मम्मा को भी एक घर खरीद के दे दूं कि उनका एक फ्री स्पेस हो, और मेरे ससुराल वालों के साथ भी उनको भी खुश कर दूं कि उनका भी एक फ्री स्पेस हो, कि उनको ऐसा ना लगे कि हम तो आयुषी की मम्मी के सामने ये सब चीजें नहीं बोल सकते, और मेरी मम्मी को ये ना लगे कि मेरी बेटी को ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये है पाइसिस का फ्रीडम, कि हर एक इंसान के लिए फ्रीनेस बनाना। और स्कॉर्पियो एनर्जी क्या करेगी, बोलेगी नहीं ऐसा क्यों होगा कि तुम्हारी मम्मी, जैसे कि तुम्हारी मम्मी रहेंगी और मेरी मम्मी नहीं रहेगी। ये जो लड़ाकू एनर्जी है ना ये स्कॉर्पियो, क्योंकि वो भी वो डिटैच होगा, फिर
फिर उसको समझ आएगा धीरे धीरे सैजिटेरियस में, फिर कैप्रिकॉर्न आएगा, फिर एक्वेरियस में सबकी इच्छाएं और सबका इंटेंशन समझ आ जाएगा, फिर पाइसिस पे वो छोड़ देगा। ठीक है, तुमको ऐसा ऐसा अच्छा लगता है तुम ऐसे रह लो, तुमको ऐसा अच्छा लगता है तुम ऐसे रह लो। तो अब बताओ, क्या अगर मैं अपने इस आइडिया पे स्टक रहूं कि मेरे पापा को तो यहीं पे ही रहना चाहिए और हमारे हिसाब से रहना चाहिए, वो भी अपने उस थॉट में लगे रहे होंगे कि मैं जहां बुला रहा हूँ मेरी बेटी को और मेरी वाइफ को तो वैसे ही रहना चाहिए। बट अगर कुछ चीजों की वजह से आप जिस तरीके से बात करते हो और मैं जिस तरीके से बात करती हूँ, मम्मा जिस तरीके से बात करते हो, वो अगर मैच नहीं कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि एज अ फैमिली वी आर सो डिस्टेंट। वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड अगर मैं ऐसा होता कि मैं कहीं दूर पढ़ाई करने चली जाती तो भी मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर ही रहते। अभी कुछ डिफरेंट हो रहा है। या फिर अगर मैं दूर पढ़ाई करने आती और मम्मा मेरा ध्यान रखने आती तो मेरे पापा जहां पे हैं वहीं रहते, वो फिर भी डिस्टेंट रहते। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत है नहीं वैसे मुझे। एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज लाइक ओके, तो सबका अपना फ्री विल है, सब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं एंड वी कैन स्टिल बी अ फैमिली, राइट। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि इवन मैं अगर ससुराल में शादी करके भी जाऊं तो या तो वो मुझे अपनी बहू मान के, बहू नहीं बेटी मान के रख सकते हैं, या तो फिर वो ये चूज कर सकते हैं कि नहीं यार ये तो इस पे तो हमको कुछ तो गड़बड़े दया लग रहा है, कुछ तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ, तो नहीं इसके साथ नहीं रहना, ये अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं बोलूंगी ठीक है, सॉरी हम आपको प्लीज नहीं कर पाए, पर हमारा अपना फ्री विल है, हमारी अपनी लाइफ है। अगर मैं 20-30 दिन के अंदर 10 दिन इसलिए स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि 3 दिन जब मेरे मेंस्ट्रुएशन आने से पहले और 7 दिन जब मेंस्ट्रुएशन आने के बाद अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, एंड अगर कोई दूसरा इंसान अगर नहीं समझ सकता तो नहीं समझ सकता ना, इट्स ओके देन यू हैव टू लीव एंड यू हैव टू लेट देम फ्री। इट्स नॉट अबाउट लिविंग विद ग्रज which is the sign of Scorpio. It's about leaving them free कि okay, हम भी खुश आप भी खुश, राइट। तो ये है द एनर्जी ऑफ पाइसीज, टू बी एबल टू स्पीक फॉर योर फ्रीडम की एंड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हर एक इंसान फ्री है, आपकी आत्मा फ्री है, सबकी आत्माएं फ्री है। या तो आप तब तक ही समझा सकते हो ना एक इंसान को जब सामने वाला भी समझने को तैयार हो, पर सामने वाला अगर यही एनर्जी लेके बैठा है कि भाई हमको तो नहीं समझना, हम तो नहीं समझेंगे, तो आप मैं कितना दिन समझाऊंगी। कोई इंसान बोलेगा कि मैं तो तुमको ऐसा ही बात करूंगा, तुमको जो करना है कर लो, तो ठीक है तुम्हारे पास नहीं रहना है ना फिर। तो आई फील लाइक कि वो है फ्रीडम की एनर्जी, और इसीलिए जो लोग बाद में एक टाइम बाद चले जाते थे ना वन में, वो उनकी भी एनर्जी पाइसिस की है। पाइसिस ऐसा अकेलेपन, ऐसा एकांत और वनवास और इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बाय द वे मतलब राम जी का जो चार्ट है, राम जी के चार्ट में जो उनका 9th हाउस है, लॉन्ग जर्नीज का हाउस, वहां पे पाइसिस का साइन है, इसलिए उनको वनवास मिला था। और जब आप कुंडलियां देखते हैं ना तो आप ये सारे क्वेश्चंस करना बंद कर देते हैं कि क्यों राम जी मतलब क्या बोलते सीता माता को लेके गए, ये लेके गए। और पाइसिस का साइन में उनका वैसे वीनस एग्जॉल्टेड है, इसलिए सीता माता उनके साथ गई थी। तो द होल आइडिया ऑफ कि सीता माता ने तो ये किया था तो तुम भी ये कर लो, पर सीता माता का भी फिर हो गया था एक बार कि कितने अग्नि परीक्षाएं तू, खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो, क्योंकि उनका पाइसिस में शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ था और केतु डिटैच करवा रहा था कि कितना भी सीता बता दे कि वो कितना ही कर रही हैं अपने पति के लिए, उनको फिर भी मतलब क्या बोलते हैं, उनका फिर कुछ नया कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। केतु ऐसे ही प्रॉब्लम्स देता है। तो वो राम जी के ऊपर था कि वो माता सीता का साइड लेना चाहते हैं या फिर अपना राज धर्म निभाना चाहते हैं। पर मुझे कभी कभी लगता है कि राम जी तो भगवान है, तो उनको तो पता होता होगा कि है तो ये मेरी लक्ष्मी, इनके कर्म खत्म हो गए तो ये भूदेवी के पास जा रही है, फिर वहीं वैकुंठ में मिल जाएंगी। और मैं क्योंकि विष्णु हूँ और मेरा कुछ कर्म है जो कि मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है, और उसके बाद मैं भी वापस से मेरी अर्धांगिनी के पास चला जाऊंगा, तो इतना कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे लड़ने का। मुझे लगता है कि राम जी को ऐसा कुछ लगा होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर बाय द वे विद द स्टोरी, एंड आई एम गोइंग टू राइट दिस डिस्क्लेमर कि ऐसा उनको लग सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। बट आई फील लाइक कि यार भगवान में इतना तो ज्ञान होता होगा ना कि ऐसे ही तो वो भगवान नहीं और ऐसे ही तो हम इंसान नहीं है।
और अगर एक एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद मुझे इतनी सारी चीजें पता चल सकती है जब मैं क्रॉस क्वेश्चन करती रहती हूँ, क्योंकि मैं ना कोई चीज को ऐसे एक बार मैं तुमने बता दिया मैं मानूंगी नहीं, मैं उस चीज को कॉन्स्टेंटली क्रॉस क्वेश्चन करती रहूंगी। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजी गुरु, आई एम एन एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट की तरह सीख रही हूँ। एंड क्या होता है ना कि आप एज एन एस्ट्रोलॉजी गुरु ले लोगे ना तो आप बोलोगे अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया राम जी के बारे में, पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट लोगे तो हाँ बेचारी ने बचपन में बोला है और उसने एक्चुअली बात भी सही तो की है कि राम जी के मन में हो सकता है कि सीता तो वैकुंठ में होंगी, मतलब लक्ष्मी बन के वैकुंठ में होंगी, तो आप वैसे ही समझोगे राइट। तो आई अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ कि व्हाई अ पर्सन शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, क्योंकि हम मनुष्य, हम कैसे किसी भी गुरु के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को। आप खुद सोचो, कैन आई बी अ गुरु रियली? नो, आई कैन ओनली टेल यू एज अ स्टूडेंट कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं जो थीसिस बना रही हूँ अपने, उसका मैं क्या एक्सपीरियंस फील करती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को हमेशा रिसर्चर बोलती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट एंड अ रिसर्चर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन एंड आई ऑलवेज अंडरस्टैंड। मैं हमेशा, मुझे पता है कि एक चीज जो हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए कि उसमें क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बट रिबेलियसनेस नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमारे हिसाब से आंसर नहीं बताया तो फिर हम तो नहीं मानेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो एक्सेप्ट भी करना होता है। तो आई फील लाइक कि जिस स्टूडेंट के अंदर वो आ जाता है ना, वही ये सारे क्वेश्चंस कर सकता है, वही ये सारी चीजों के बारे में बात कर सकता है, वही इन सारी चीजों को समझ सकता है। तो आई फील लाइक जब मैंने राम जी को, एंड प्लीज टेक मी एज जस्ट एज अ स्टूडेंट, डू नॉट टेक मी एज सम लाइक गुरु और समथिंग, आई एम लाइक सेइंग दिस रिपीटेडली बिकॉज आई नो कि आई हैव द एनर्जी ऑफ अ स्टूडेंट एंड मैं कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करती रहती हूँ हर एक चीज को, क्योंकि मेरा लेंस ही अलग है। मेरा लेंस यही है कि मुझे, अगर मैं गुरु होती, मैंने अगर सारी चीजें एकदम, आप मेरे पर्सनल चैनल पे भी जाके देख सकते हो, आई लिव अ लाइफ एज नॉर्मल एज एनी गर्ल लिव्स लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम स्टिल डूइंग रिसर्च। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तो मैं कभी गुरु बन सकती हूँ इस जन्म में मैं स्टूडेंट ही रहूंगी और इस जन्म में मैं कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करती रहूंगी जो भी मुझे सीखने मिल रहा है। पर जब मुझको कुछ चीज का सही आंसर मिलेगा, जैसे मैं बहुत क्वेश्चन करती थी कि राम जी ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं, मैं भी तो लड़की हूँ और मेरे को भी कितना बुरा लगता होगा, सीता माता को इतना बुरा लगता है तो मुझे भी कितना बुरा लगता अगर मेरे साथ ऐसा होता, राम जी तो इतना अच्छे हैं, वो उन्होंने क्यों छोड़ा। फिर मैंने रियलाइज किया कि बट राम जी और सीता माता तो अवतार है ना, वो तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस देने आए थे, उसके बाद तो वो वैकुंठ चले गए होंगे, तो वो तो साथ में होंगे। जब मेरे दिमाग में ये आंसर आया ना तो मैंने कहा कि हाँ बट फिर तो राम जी ने कोई गलत दिखी ही नहीं है। इट्स लाइक कि मेरे और मेरे पार्टनर का किसी थोड़े से बात पे झगड़ा हो जाए, बट फिर तो 4 दिन बाद हमारा सुलह हो जाए, तो अभी क्या इस झगड़े को लेके बैठे कि अरे ये झगड़ा क्यों हुआ था। तो उसी तरीके से जो भी इवेंट हुआ है राम जी और सीता जी के बीच में, हम उसको एंड क्यों मान लेते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि एंड तो एक्चुअली वैकुंठ है। एंड तो ये है कि लक्ष्मी माता और मतलब नारायण सब हमेशा साथ में हैं। हम कभी भी सती की स्टोरी को एंड नहीं मानते राइट, सती और शिव वाली स्टोरी को हम हमेशा जानते हैं कि वही सती इवेंचुअली वापस से रूप लेके आती है पार्वती का और फाइनली शिव और पार्वती साथ में हो जाते हैं। तो हम ये सेम चीज इस पे क्यों नहीं अप्लाई करते कि जो राम और सीता है वो उनकी सैड एंडिंग नहीं है, उनके कर्म खत्म हो गए जो कि उनको दिए गए थे, उनको श्राप मिला था ना कि वो आके एक मतलब मनुष्य जन्म लेके और ये सारी चीजें भोगे, तो उनके कर्म खत्म हो गए और अब वो जा रहे वैकुंठ और वहां पे वो वापस से एक अच्छे कपल की तरह रहेंगे, खुश रहेंगे, माता अपनी खुशी से और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बात कि मतलब ब्यूटी ऑफ जो नारायण यही है कि वो कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते। आप देखेंगे कोई भी अच्छा आदमी कभी फोर्स नहीं करेगा, वुमेन उनको इतना प्यार करती कि उनका ध्यान रखेंगी। तो नारायण कभी भी फोर्स नहीं करते कि उनकी वुमेन कुछ करे, बट आप देखेंगे कि उन्हीं लोगों की वुमेन ऐसी होंगी ना जो बहुत ज्यादा उनकी सेवा करने वाली, बहुत ज्यादा उनसे प्यार करने वाली होंगी। तो आई फील लाइक कि जो इंसान फोर्स नहीं करता ना उसका पार्टनर उतना ही ज्यादा उसके तरफ डिवोटेड होता है। तो इसीलिए ही ये बात बहुत अचरज करती होगी लक्ष्मी माता को कि अरे यार क्या हस्बैंड है मेरे तो वो उतने ही डिवोटेड वे से वो उनकी सेवा करती होगी।
and that is the knowledge of Pisces, to know that everything is well, that ends well. And that's why the last sign, the ending sign, is of Pisces. And that ends today's video. I hope you liked it, and may God bless you. Thank you so much for watching. Keep doing good karmas, and we will meet next time. Till then, take care. Bye bye.